वीडियो में हम लोग ने शेप ऑफ रिकवरी कवर किया था। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अलग से वीडियो बना के या वहीं कमेंट सेक्शन में उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। क्या है इसमें पीएम केयर्स फंड। जैसा कि आप आजकल न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे पीएम केयर्स फंड के बारे में सेकेंड कोविड वेव के बाद और भी ज़्यादा ये डिस्प्यूट या इससे रिलेटेड न्यूज़ हमें बराबर सुनने को मिलता है। तो इसी से रिलेटेड एक प्ली फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसे कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, मतलब उस प्ली को इंटरटेन नहीं किया, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का प्ली में ये डिमांड किया जा रहा था कि इसे पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ या नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड जो होता है, जो कि एक स्टेचुटरी फंड है, उसमें इसे इस फंड को उसी में ऐड किया जाए या मर्ज किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिनाई कर दिया गया। तो इस तरह इस आर्टिकल में हमें पीएम केयर्स फंड और एनडीआरएफ के बीच में क्या दोनों में बेसिक डिफरेंस है उसे बताया गया है, जो कि आप लोग आसानी से इस टेबल में देख सकते हैं कि किस तरह मतलब पीएम केयर्स फंड सिर्फ स्पेसिफिक कोविड आउटब्रेक से रिलेटेड चीज़ों के लिए बनाया गया था, जबकि एनडीआरएफ किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में उस फंड का यूज़ किया जा सकता है। इसका ऑब्जेक्टिव भी दोनों का अलग अलग है। उसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म ये डायरेक्ट पीएमओ के अंडर में आता है और इसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। एनडीआरएफ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स सारे मिनिस्ट्री इसको हैंडल करते हैं। तो अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, आ जाते हैं उसके बाद डायरेक्ट टैक्स पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल पॉलिसी का। फिजिकल पॉलिसी में बेसिकली बजट और टैक्सेशन से रिलेटेड चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो डायरेक्ट टैक्स में हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन में डायरेक्ट टैक्स के बेसिक डिफिनीसन के बारे में, जो कि आपको एक्चुअली पता ही होगा, लेकिन इसमें है क्या बेसिक क्या होता है। इसमें इंसिडेंस और इम्पैक्ट दोनों सेम पर्सन पर पड़ता है, और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इंसिडेंस और इम्पैक्ट दो डिफरेंट लोगों पर्सन पे पड़ता है। इंसिडेंस और इम्पैक्ट का यहाँ बेसिकली क्या मतलब है कि इंसिडेंस मतलब जिस पर टैक्स इम्पोज किया गया, लगाया गया, और इम्पैक्ट मतलब जो उससे पे करता है, जिस पे बियर हो। तो वो डायरेक्ट टैक्स में दोनों सेम पर्सन होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे कि इंसिडेंस मतलब लगाया किसी पर जाता है, लेकिन वो पे कोई ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कि पे कोई और करता है। जैसे जीएसटी पहले बिजनेस मैन पे या होलसेलर पे लगाया जाता है, तो वो उसे फर्दर एक्सटेंड करके फर्दर वो इम्पैक्ट किस पे होता है, कंज्यूमर पे, कस्टमर पे कस्टमर करते हैं। तो इस तरह इनडायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस और इम्पैक्ट डिफरेंट एंटिटी पे होता है, डिफरेंट पर्सन पे होता है। जबकि डायरेक्ट टैक्स जैसे कि इनकम टैक्स जिस पर्सन पे लगाया गया है वही पर्सन उसे पे भी करता है। तो इस तरह क्या हो गया, इंसिडेंस और इम्पैक्ट दोनों सेम एंटिटी पे होगा। ओके, नाउ अब हम लोग देखते हैं इसमें डिफरेंट टाइप्स के यहाँ डायरेक्ट टैक्स के बारे में बताया गया। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड टैक्स, सिक्योरिटीज एंड वेल्थ टैक्स। तो ये सब वनडे एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ ले कि वेल्थ टैक्स किस टाइप का टैक्स है। ओके, अब इस टॉपिक में एक्चुअली डायरेक्ट टैक्स के से रिलेटेड रिफॉर्म के बारे में बात किया गया है। ओके, तो रिफॉर्म में बेसिकली इसका क्या नीड है पहले वो बताया गया कि मतलब इस रिफॉर्म से क्यों होना चाहिए, क्यों। फर्स्ट इसमें बताया गया रेशनलाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि इनकम टैक्स का प्रोसेस थोड़ा अपने देश में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और आम लोगों को ईजिली समझ नहीं आता है। तो इस वजह से भी बहुत लोग इनकम टैक्स भरने से बचते हैं, क्योंकि बहुत सारे तरह के इसमें फॉर्म्स और बहुत तरह के इसमें कॉम्प्लेक्सिटी रहते हैं, जिसको कि सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है। उसके बाद सिंप्लीफाई कॉर्पोरेट टैक्स स्ट्रक्चर, फिर टैक्स बेस को वाइड करने की, जैसा कि आपको पता होगा एक्चुअली अभी लास्ट टू लास्ट बजट में ये गवर्नमेंट के थ्रू बताया गया था कि अपने देश में ओनली 4% के अराउंड पॉपुलेशन है जो कि इनकम टैक्स पे करती है। तो इस तरह जो कि किसी भी देश के इकोनॉमी के सस्टेनेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए उस बेस को बढ़ाने के लिए इसको बढ़ाना ज़रूरी है। तो उसके बाद लिटिगेशन टैक्स से रिलेटेड जो भी लिटिगेशन है अपने कंट्री में बहुत ज़्यादा है, उसे रिड्यूस करने के लिए रिफॉर्म आवश्यक है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है, जैसे कि विवाद से विश्वास स्कीम। ये लास्ट टू लास्ट ईयर ये लॉन्च किया गया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। उससे इसमें जितने भी टैक्स से रिलेटेड डिस्प्यूट हैं उसे सॉल्व करने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया था। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखते हैं, उसके बाद सबसे अभी इस बार के अभी जो भी एग्जाम होने उसमें ये ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म, ये स्कीम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इसके थ्रू अपने देश के डायरेक्ट टैक्सेशन से रिलेटेड किसी भी रिफॉर्म में सबसे ज़्यादा मतलब इसमें एक
क्रांतिकारी परिवर्तन, रिवोल्यूशनरी चेंज आ सकता है इस रिफॉर्म के बाद, क्योंकि इसमें बेसिकली दो रिफॉर्म किया गया है। एक तो फेसलेस असेसमेंट, मतलब फेसलेस अपील हो सकता है। दूसरा है कि एक टैक्स पेयर चार्टर इसमें निकाला गया है, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर। तो फेसलेस असेसमेंट या फेसलेस अपील में क्या है कि कोई भी डिस्प्यूट है या कोई भी इरेगुलेटरीज है, उसमें ये पहले क्या था कि फिजिकली पर्सन को इनकम टैक्स ऑफिस या जो भी टैक्स से रिलेटेड है उसके ऑफिस में जाके फिर वहाँ रेट एपिजम में आपको जैसा कि पता है गवर्नमेंट ऑफिस में किस तरह लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उन सब से हट के अब फेसलेस ट्रांजेक्शन हो, फेसलेस दैट मीन्स ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो। ऑनलाइन जो भी समस्या का समाधान है वो ऑनलाइन बिना किसी बायसनेस या बिना किसी करप्शन के थ्रू हम कर सकते हैं। तो ये आई थिंक डायरेक्ट टैक्सेशन से रिलेटेड डिस्प्यूट को सॉल्व करने में एक रिवोल्यूशनरी भूमिका निभा सकता है फेसलेस अपील। सेकेंड है टैक्स पेयर चार्टर। इसमें टैक्स पेयर्स और का या टैक्स ऑफिसर्स का क्या राइट्स है और क्या ड्यूटी है उसे पूरी अच्छे से डिफाइन किया गया है कि एक टैक्स पेयर का क्या राइट्स हैं। तो जितने भी परेशानी का सामना करना पड़ता है टैक्स पेयर को, तो वो इस चार्टर के आने के बाद एक्चुअली कम होगा। तो इस तरह और फिर इस दो ऑनरिंग द ऑनेस्ट, इसके थ्रू जितने भी टैक्स पेयर हैं उनके प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखने का ये इसमें जिक्र है। उसके बाद क्या है, एलिमिनेट करप्ट प्रैक्टिस डूइंग अवे विद टेरिटोरियल जुडिक्शन ऑफ इनकम। इसमें करप्शन दूर होगा, जैसे कि फेसलेस ट्रांजेक्शन होगा, ऑनलाइन लिटिगेशन सॉल्व होगा तो करप्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम देख लिया डायरेक्ट टैक्सेशन से रिफॉर्म के लिए, ऑनरिंग द ऑनेस्ट। ओके, इसमें बेसिकली क्या था, दो चीज़, फेसलेस अपील और सेकेंड टैक्स पेयर चार्टर। ओके, तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इक्वलाइजेशन लेवी, या इसको डिजिटल सर्विस टैक्स भी कहते हैं, जो कि बड़े बड़े बिग जाइंट्स कंपनी जैसे फेसबुक, गूगल या अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इस तरह के बड़े बड़े ई कॉमर्स कंपनी और बड़ी कंपनियों पर डिजिटल टैक्स का एक प्रपोजल आया जो कि 2% लगाया जाएगा इंडिया में। ठीक है, उसके बाद इसमें यहाँ पर एक USTR यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू एक यहाँ सेक्शन 301 एक रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है। ये बस इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है, बस इसे ध्यान में रखना है कि USTR, और इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड सारा चीज़ हमने देख लिया। अब आते हैं GST, मतलब इस GST से रिलेटेड डेवलपमेंट को देखते हैं। मतलब GST कौन सा टैक्स हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, तो अब हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स में GST देखते हैं। जैसा कि आपको पता है GST 2017 में 1 जुलाई से 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू देश में ये लाया गया था, जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन में अब तक का सबसे बिगेस्ट रिफॉर्म माना जा रहा था। तो इसमें बहुत सारे टैक्स को सब्ज्यूम किया गया था, जैसे कि वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स एक्सेट्रा। अब बहुत सारे एग्जाम्स में आज भी ये क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन से टैक्स आज भी सब्ज्यूम नहीं किए गए, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स हैं लेकिन वो GST के बाहर हैं। फॉर एग्जांपल बेसिक कस्टम ड्यूटी या एंटी डंपिंग ड्यूटी या सेंट्रल एक्साइज या पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जो टैक्स लगता है या वैट जो अल्कोहल प्रोडक्ट पर लगता है, वो अभी भी GST में सब्ज्यूम नहीं किया गया। वो अलग से इनडायरेक्ट टैक्स आज भी GST जब लाया जा रहा है तो क्या कहा जा रहा था, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं सबको सब्ज्यूम करके एक सिंगल वन नेशन वन टैक्स का स्लोगन मतलब दिया गया था, वन नेशन वन टैक्स एंड वन इकोनॉमी। तो मतलब पूरे इकोनॉमी को इसमें यूनिकनेस या होमोजेनिटी लाने की कोशिश कर गए थे। लेकिन अभी भी बहुत 5-6 इनडायरेक्ट टैक्स हैं जो कि अभी सब इसमें सब्ज्यूम नहीं किए गए हैं। उसी तरह कुछ प्रोडक्ट हैं जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उसी तरह अल्कोहल, रियल एस्टेट, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब पे आज भी GST नहीं लगता है। इन सब का टैक्स रेट अलग है। GST का जैसा कि आपको पता ही है कि 4 टाइप का स्लैब होता है, 5%, 18%, उसके बाद 28% और कुछ प्रोडक्ट पे 12% भी लगता है। तो इस तरह ये स्लैब है। तो इस तरह अब हम लोग देखते हैं कि ये GST से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होते हैं वो आपको पता है कि वो GST काउंसिल में डिसाइड होता है। जो भी स्लैब है किस प्रोडक्ट को किस स्लैब में डालना है, 5% में या 18% में, या उसे लग्जरी गुड बनाना है उसमें उसे पुट करना है, तो ये सब कौन डिसाइड करता है, GST काउंसिल। GST काउंसिल एक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जैसे एक क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट कि GST काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और स्टैट्यूटरी बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नन ऑफ द एबव, तो आपको उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में टिक करना है। ये संविधान के आर्टिकल 279A में मेंशन्ड है। अब GST काउंसिल के आप
यहाँ से कंपोजिशन देख सकते हैं कि इसका चेयरपर्सन कौन होगा, फाइनेंस मिनिस्टर, अदर मेंबर यूनियन स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर या जो भी नॉमिनेट किए जाएंगे, और फिर इसमें जो भी इसके जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन होंगे वो गवर्नमेंट पे बाइंडिंग होंगे। मतलब ये नहीं कि जैसे फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन क्या होता है, वो उसका रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होता है। फाइनेंस कमीशन भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट उसमें मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन बाइंडिंग होते हैं गवर्नमेंट पे। तो इसमें एक और है, इसमें डिसीजन 75% मेजोरिटी से लिया जाता है। मतलब एक तरह से कॉन्सेंसस डेवलप कर, ये नहीं कि मतलब वोटिंग करा दिया कोई भी डिसीजन ले लिया। और इसमें ज़्यादा अभी तक जितने भी डिसीजन जीएसटी काउंसिल के थ्रू लिया गया है ऑलमोस्ट सारे एक कॉन्सेंसस के थ्रू लिया गया है। तो इस तरह जीएसटी काउंसिल को इंडिया में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक सक्सेसफुल स्टोरी माना जाता है कि इस तरह के कोऑर्डिनेशन को, सेंटर और स्टेट के बीच के कोऑर्डिनेशन को और भी दूसरे सेक्टर में इम्प्लीमेंट करने का बहुत से एक्सपर्ट के द्वारा एक सजेशन दिया गया है। तो इसमें 2-3 टर्म है, एंटी प्रॉफिटिंग, इनकम टैक्स क्रेडिट और ई वे बिल। आप देख लीजिएगा, एंटी प्रॉफिटिंग है कि बीच में अगर किसी भी प्रोडक्ट का टैक्स स्लैब चेंज किया जाता है तो वो कंज्यूमर पे पास होना चाहिए। तो इसका कंज्यूमर को वो डिस्काउंट करके दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, वही देखने के लिए एक अथॉरिटी अपॉइंट किया गया था जिसे एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी कहा जाता था। इनकम टैक्स ट्रेजरी और ई वे बिल जैसा कि आपको पता ही है कि 50,000 से ज़्यादा का गुड्स अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट या कहीं भी ट्रेवल करते हैं तो ई वे बिल ट्रांसपोर्ट वालों को रखना पड़ता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म का मेंशन है जो कि आपको ज़रूर से याद रखना चाहिए, HCN कोड। ये इसका फुल फॉर्म क्या है देखते हैं, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ये कौन जारी करता है, ये स्टार्ट किया गया था एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू, ये वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटरनेशनल नोमेनक्लेचर करता है जिसमें प्रोडक्ट्स को एक कोड के थ्रू कॉडिफाइड किया जाता है, जो कि जीएसटी इंडिया में उसको 5 करोड़ से ज़्यादा का जिनका भी टैक्स पेयर का टर्नओवर है उन्हें अब HCN कोड दिया जाएगा अप्रैल 2021 से। ओके, ये तो सबसे करंट में अभी ये न्यूज़ है, तो इसलिए इसको आप ज़रूर से देख लें। HCN हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर, HCN जो टर्म है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो जीएसटी से रिलेटेड है। ओके, तो ये आप और इसका कौन जारी करता है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये इसमें जीएसटी में हो गया। अब जीएसटी कंपनसेशन इशू, इसमें इस आर्टिकल में जीएसटी कंपनसेशन इशू में जीएसटी लागू होने के बाद स्टेट्स को क्या जो भी टैक्सेशन जैसे कि सेल टैक्स या वैट सब सब्ज्यूम हो गया था जीएसटी में, तो जीएसटी जब इम्प्लीमेंट किया जा रहा था तो सेंटर के द्वारा स्टेट्स को ये आश्वासन दिया गया था कि आपको जितने जो भी लॉस होंगे वो अगले आने वाले 3-4 सालों तक सेंटर के द्वारा कंपनसेशन उसका दिया जाएगा, जो कि अभी शायद क्राइसिस की वजह से सेंटर उसे डिले करने का कुछ प्रपोजल दे, जिसको लेके स्टेट और सेंटर के बीच में कुछ टसल चल रहा है। तो आप इसमें देख सकते हैं। तो इस तरह फिजिकल पॉलिसी हमारा समाप्त हो गया है। अब इसमें कुछ की कॉन्सेप्ट और कुछ जो कि न्यूज़ में की टर्म रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर कुछ 2-3 टर्म है जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें डिस्क्रिप्शनरी फिजिकल स्टिमुलस क्या होता है, उसी तरह पोस्ट डेवल्यूशन या ट्रेजरी सिंगल या क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो या फिर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, म्यूचुअल एग्रीमेंट, तो इस तरह यहाँ दिया हुआ है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड चीज़ों को देखेंगे। इस वीडियो में ये हमारा फिजिकल पॉलिसी का पार्ट 1 था, जिसमें कि हम लोगों ने बहुत से टॉपिक जैसे पब्लिक डेट, फिजिकल बोरोइंग या फिर ये सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश किया, जिसमें कि इकोनॉमिक रिकवरी स्टेप या एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज और डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड रिफॉर्म, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी में क्या डेवलपमेंट्स हुए वो ये सब हम लोगों ने फिजिकल पॉलिसी में देखा। इस तरह पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में हम लोगों ने फिजिकल पॉलिसी पूरा PT 365 से कवर कर लिया है। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।